हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज अपन साइंस के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद इन टीचिंग मेथड रीड लेवल सेकंड साइंस के लिए लेके आए हैं, जो आपको आगामी भर्ती में मतलब हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना सा है कि साइंस के ये 30 क्वेश्चन अपने पास एक पीडीएफ कंटेंट के रूप में ज़रूर हैं, पर अपन आज सभी क्वेश्चन को विद ऑप्शन को डिटेल से अपन यहाँ क्लियर करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी पूरी यूनिट को कंप्लीट यूनिट इन्वॉल्व है इस पेपर के अंदर, और आज अपन आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए बारीकी से एक एक ऑप्शन को यानी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक बने रहें, और आशा करते हैं कि आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेंसन किस प्रकार का रोग है। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि वेंसन बोले तो कडिप्सन डिजीज आखिर होता क्या है। 4 ऑप्शन अपन के पास दिए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, दिखाई दे रहे हैं। मानसिक रोग, श्वसनीय रोग, कार्डियक रोग और फिजिकल डिफेक्ट। कौन सा है इसमें? ठीक है, तो पहले समझो हर एक ऑप्शन को। वेंसन क्या होता है वो समझते हैं पहले। तो वेंसन क्या होता है कि जो व्यक्ति रेगुलर ड्रग्स का यूज करता है, उन पर्सन के अंदर ये डिजीज पाया जाता है। और कडिप्सन रोग में क्या होता है कि वेंसन रोग में क्या होता है कि रोगी अपने सोचने और समझने की जो क्षमता है ना, वो खो देता है। तो जाहिर सी बात है, समझदार बच्चे हैं, अगर ये क्षमता सोचने समझने की क्षमता अगर वो खो देता है तो जाहिर सी बात है किससे जुड़ा हुआ है? मानसिक रोग से। और ऐसे समझ में नहीं आता तो एक चीज़ समझो कि ये रोग सीएनएस को प्रभावित करता है। अपने जो नर्वस का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन का, ये डिफेक्ट हो जाता है। और सभी को पता है कि साइंस के बच्चों आप कि सीएनएस तो पूरे शरीर पर बॉडी कंट्रोल बनाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। फोटोग्राफी में ऑक्जेली कमल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? अब मैं सीधा सा आपको बता दूं कि ऑक्जेली कमल का नॉर्मली फॉर्मूला होता है C2H5O4। फोटोग्राफी में इसका आमतौर पर यूज नहीं किया जाता, इसको बदला जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ऑक्जेलेट। ठीक है, तो फोटोग्राफी हो और या फिर किसी भी चीज़ को 3D में यानी डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर उसको प्रदर्शित करना है, चित्रित करना, जैसे एक्सरे वगैरह नहीं निकलवाते क्या आप उसके अंदर, तब उसको ऑक्जेलिक एसिड को Fe के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। आयरन जो अपनी पीरियोडिक टेबल में 26 नंबर पे आती है, वही आयरन, इसके रिएक्शन करवाने पर जो अपने पास बनता है, जो फेरस होता है, ये आयरन होता है, वो क्या करता है कि हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और हाइड्रोजन की जगह खुद ले लेता है। यहाँ इसको फेरिक नहीं बोलेंगे ना, आयरन बोलेंगे ना, यहाँ फेरिक बोलेंगे, इसको बोलेंगे या फेरिक, क्योंकि यहाँ पर सी कितने हैं? 2। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी? +2। तब इसको क्या बोल देंगे अपन? फेरस। ठीक है, और अपना जो सेकंड ऑप्शन है फेरस ऑक्जेलेट का यूज इसमें किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड, प्रकाश संश्लेषण में पादप कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? नो डाउट बेटा सबको पता है कि CO2 के बिना तो प्रकाश फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती, ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। ठीक है, भोजन ही नहीं बना पाएंगे पादप, तो सीधी सी बात है नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक चीज़ और देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कौन सी दवा पादप की छाल से स्टेम कवर से प्राप्त होती है? 4 आपको दी हुई है यहाँ, एकोनाइट, एफेड्रीन, वेलाडोना और कुकेन।
कुनेन। इनमें से कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो जो प्लांट के छाल से बनी हुई है? ठीक है, देखते हैं। चारों ऑप्शन मैं पहले से बता देता हूँ कि चारों ऑप्शन को क्लियर करेंगे। अपने कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या ऑप्शन जाएगा, टिक सीधा सीधा टिक नहीं करना है। बिल्कुल चारों ऑप्शन को क्लियरली समझना है। ठीक है। एकोनाइट, एकोनाइट क्या होता है पहले तो देखते हैं। अपने एकोनाइट को बच बच नाब पादप भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर आपका नाम सुना हुआ है बटर कप, इसको क्या बोलते हैं? बटर कप। ये एक पादप है जिसका नाम है बटर कप। इससे प्राप्त होती है, और प्राप्त होती है कहाँ से? इसकी जड़ से। ठीक है, जड़ से। तो जो बटर कप है ये अपने इंडिया में तो नहीं बल्कि ब्रिटेन के अंदर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ब्रिटेन के अंदर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ब्रिटेन के अंदर तो इसकी 100 से भी ज़्यादा प्रजातियां बताई जाती हैं। ठीक है, साइंटिस्ट के अगर थ्रू देखें तो 100 से भी अधिक, तो उससे बनती है ये। ठीक है, एनोकाइट। अब इसे जो मेडिसिन बनती है उसको बोलते हैं एकोटिनम, एकोटिनम नेफेल्स, नेफेल्स। ठीक है, पीडीएफ कंटेंट है तो थोड़ी सी लिखने में परेशानी ज़रूर होती है और आपको समझने में थोड़ी होती है, पर आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो ही अपन यहाँ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो एकोनाइट तो जड़ से प्राप्त होती है, नहीं हो सकती। सेकंड देखते हैं अपन एफेड्रीन। एफेड्रीन का नॉर्मली मेडिसिन है, ज़रूर मेडिसिन है, जो अपना दमा या फिर सांस उठने लगता है, फिर या नाखून में चोट लगने से या खून का जमा होता है उस टाइम इसको यूज किया जाता है। एफेड्रीन का नॉर्मल जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C10H15NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ ये तो नॉर्मली इसका क्या होता है, जो ये केमिकली फॉर्मूला होता है। पर एक चीज़ है, ये जो प्राप्त होती है ना एफेड्रीन, ये होती है पत्तियों से। कहाँ से प्राप्त होती है? पत्तियों से, लीफ से, प्लांट के लीफ से प्राप्त होती है। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेलाडोना। बेलाडोना के बारे में समझते हैं कि बेलाडोना नॉर्मली अपने इंडिया के अंदर है, इसका प्लांट पाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इंडिया में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो एक जिससे प्लांट से प्राप्त होती है उसका नाम है एट्रोपा, एट्रोपा बेलेडोना, बेलेडोना से ये प्राप्त होती है। ठीक है, और हाँ, जो ये प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना, इसकी छाल से प्राप्त होने वाली कौन सी है मेडिसिन? बेलेडोना। अगला ऑप्शन दिया हुआ अपन को कुनेन। कुनेन बिल्कुल अपन जानते हैं कि सबसे ज़्यादा तो इंडिया में भी मिलती है, भारत में ऐसी कोई बात नहीं है, पर दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो एक प्लांट पाया जाता है जिसका नाम है सिन कोवा, सिन कोवा। ठीक है, इस प्लांट से ये प्राप्त होती है, और नॉर्मली जो मेडिसिन बनती है कुनेन, उसका केमिकल अगर फॉर्मूला पूछे तो C20H24N2 और O2, ये इसका नॉर्मली बेसिक क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। और नॉर्मली अगर ऐसे भी आपसे इजी क्वेश्चन आएगा, ये तो टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, इजी क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे पूछेगा कि कुनेन है वो कौन सी रोग में काम आती है, उपयोग की जाती है। ठीक है, तो ये जो अपने जवर, जो बुखार, मलेरिया, दर्दनाशक, सूजन रोधी, ऐसी काफ़ी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके अंदर कुनेन को यूज किया जाता है। वैसे कुनेन तो एक ड्रग्स के रूप में आता है, पर सीमित रूप से अगर इसका यूज करें ना अपन, तो ये मेडिसिन के फॉर्म में भी यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अपन सबको पता है कि जिसके पास अयुग्मित लोम्पियर होते हैं, अयुग्मित लोम्पियर होते हैं, वो अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार करता है। इन सभी में से मेरे को कॉपर ऐसा एक नज़र आ रहा है जिसका सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन कम्युनिकेशन क्या होता है कि 3D10
4s1, ये 10 है, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आर्गन जो 18 नंबर पे आता है, कॉपर का अपना ये सीधा सीधा नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जो एस ऑर्बिटल है उसके अंदर नॉर्मलतः मैक्सिमम 2 आने चाहिए, यहाँ तो एक ही है, एक इसके पास खाली है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक अपना दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। तो सीधी सी जाहिर सी बात है, क्या जाएगा इसका आंसर? कॉपर। क्वेश्चन नंबर 6 देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन, सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ में मानव में संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? बिल्कुल सही बात है। खाद्य पदार्थ का एक बहुल खाद्य पदार्थ में संतुलित आहार के रूप में माना जाता है सेलुलोज को, और अपने अंदर ये सेलुलोज एब्सेंट होता है। ये तो प्लांट के अंदर पाया जाता है। जो पादपों की सेल वॉल है, कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अपने अंदर मानव के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है बॉडी के अंदर जो सेलुलोज का पाचन करे, क्योंकि इसी कारण तो जो पशु हैं वो क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं। मानव घास फूस नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाचक एंजाइम नहीं है, सेलुलोज को पचाने के कोई भी एंजाइम नहीं है। इस कारण सेलुलोज अपने अंदर पच नहीं सकता। तो आप घास नहीं खाते और खाते हो वो बात अलग है, ठीक है। तो मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। बिल्कुल सही बात है इसने, ये यहाँ तक सही है। अपन 4 ऑप्शन और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सही है। अगला क्वेश्चन देखो, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में होकर ऊर्जा प्रदान करता है। ना ना, बिल्कुल गलत बात है। अरे मना ही कर दिया तो कैसे करेगा? सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो एक्सक्रीशन के रूप में निष्कासित हो जाता है। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। मानव में उपस्थित सेलुलोज, अरे मानव में उपस्थित नाम ले दिया इतने, अनुपस्थित होता है। तो पहला ऑप्शन है अपना वो करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन आर वेरी करेक्ट है, मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऐसा पूछ रहा है ये। इनमें से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? चार्ज कंटेंट दिए हुए अपन को, विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। अब इनमें से ये पूछ रहा है कि ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नॉर्मली जो अपने शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो चलती हैं, उपापचय अभिक्रियाएं, उनके लिए एक ऑक्सीकारक बोले तो रिएजेंट के रूप में काम करना चाहिए। और आप लोगों ने पढ़ रखा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये बिल्कुल ऐसी एक मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं, जो लास्ट में रिएक्शन के अंत में देखें तो ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। और वही ग्लूकोज अपनी संपूर्ण कोशिकाओं को शरीर के अंदर क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। पर विटामिन के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। विटामिन तो एज ए नॉर्मल तो अपन किसके रूप में यूज करते हैं? एक मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को बनाने के लिए यूज करते हैं। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी विटामिन पर ही आधारित है। जो व्यक्ति एस्कार्बिक अम्ल का अधिक आहार करता है तो उन्हें कौन सा रोग नहीं होगा? 4 दिए हुए हैं आपको, रिकेट्स दिया हुआ है, प्लेग्रा, स्कर्वी, बेरीबेरी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं रिकेट्स। रिकेट्स होता है वो विटामिन, रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। इसके नाम के अंदर क्या आ गया? कैल्शियम, यानी कैल्शियम की कमी शरीर के अंदर, कैल्शियम की कमी होने पर रिकेट्स रोग होगा, जिसके अंदर अपनी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, मतलब दांतों के अंदर डैमेज हो जाएंगे और धीरे धीरे शरीर की जो
वृद्धि है वो अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी, उसके अंदर बैरियर आ जाएगा। यानी नॉर्मल तो अपन क्या बोल सकते हैं मेनली, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? डी। एस्पार्किक का कोई नाम नहीं आया। सेकंड देखते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा जो जैसे डायरिया है, दस्त है, ये होते हैं जो विटामिन B3 की कमी से होते हैं। एस्कार्पिक का नाम कहीं नहीं आया। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होते हैं। विटामिन सी का तो केमिकल नेम ही क्या है? एस्पार्टिकम। ठीक है। और विटामिन पायरिया वगैरह, मसूड़ों वगैरह में जो खून बहता है, घाव नहीं भरते, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। तो सी आंसर जाएगा। बेरी बेरी आप जानते हैं B1 से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? मतलब बेस्ट सोर्स होना चाहिए प्रोटीन के लिए। और आपको पता है कि प्रोटीन के अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। ठीक है। प्रोटीन के अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन तो जितनी भी बीन्स है ना अपनी, बीन्स बोले तो दाल, क्या? दाल। दालों के अंदर क्या पाया जाता है? भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। और नाइट्रोजन के कारण दालों में क्या पाई जाती है? प्रोटीन। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। प्रोटीन के कारण ही दालों को किस में रखा गया है? लेग्युमिनोसी पादपों में। और अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन से किस प्रकार के पादपों में प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है, तो आप लेग्युमिनोसी बोलोगे। और लेग्युमिनोसी के अंदर आने वाले प्लांट कौन से हैं भाई साहब? बोल देना कि जिनके अंदर दाल बनती है उनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। गेहूँ, पहला ऑप्शन आपका गेहूँ है ना, मोनोकोट प्लांट है यार, कैसे होगा? चावल ना, मक्का ना, चना डाइकोट प्लांट। बीन्स, बीन्स का बोला गया इसको, चने को, इसीलिए। सोयाबीन नहीं है, बाकी सबसे अच्छा स्रोत तो सोयाबीन है। ऑप्शन में सोयाबीन नहीं है तो अपन प्रायोरिटी किसे देंगे? चने को देंगे। ठीक है। जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? देखना, थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क, पीयूष। यानी थायराइड, पेंक्रियाज, एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्लैंड। चार। थोड़ा दिखने में आपको प्रॉब्लम आता है ना, कोई बात नहीं है। पीयूष ग्रंथि और अधिवृक्क, अग्नाशय, थायराइड। जूलॉजी का मतलब एक बेसिक इजी बिल्कुल मास्टर ग्रंथि की बात करें तो नो डाउट पिट्यूटरी ग्लैंड जाएगी। ठीक है। और आप एक चीज़ और देखना, मास्टर और मास्टर ग्लैंड की बात करें या फिर एडमास्टर ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं जाती। उस टाइम जाती है आपकी हाइपोथैलेमस। क्या जाती है? हाइपोथैलेमस जाती है। ठीक है। क्योंकि हाइपोथैलेमस तो पूरे शरीर पर नियंत्रित करती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ। ठीक है। तो आंसर आपका जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजेट्स रोग में सत्य क्या है? पहले तो ये देखते हैं कि मिजेट्स रोग क्या होता है। मिजेट्स रोग में क्या होता है कि शरीर की जो वृद्धि है ना वो नॉर्मल तक रुक जाती है। यानी हाथ पांव की वृद्धि, नॉर्मल तक पूरे शरीर की वृद्धि क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। मिजेट्स के बारे में सत्य कथन देखते हैं क्या क्या होता है। पहला दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन, यह एस टी एच फुल फॉर्म देखें तो सोमेटोस्ट्रोफिक हार्मोन। ठीक है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है। ये एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है। और बिल्कुल सही बात है कि प्रोटीन की कमी होने से ही बच्चों के अंदर जो शरीर की वृद्धि है वो क्या होती है? अवरुद्ध होती है। ठीक है। तो सही जा रहा है अभी तक, तो ये सही है, कोई बात नहीं। अगला किस ऑप्शन देखते हैं, इस रोग में लंबाई में वृद्धि होती है। अरे लंबाई की तो बात ही कर रहे हैं, लंबाई में वृद्धि नहीं होती बल्कि अवरुद्ध होती है। इस रोग में व्यक्ति नपुंसक होता है। कोई ज़रूरी नहीं है, नपुंसक नहीं हो सकता। उपरोक्त सभी ऑप्शन सत्य ना ना गलत बात है, तो फर्स्ट ए जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों के गर्भकाल के समय स्तनों के
समय स्तनों की वृद्धि को प्रेरित करता है तथा दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है, एक चीज इसमें यह देखनी है आपको कि गर्भ काल की बात कर रहा है, गर्भ काल की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब चीज एक देखना, पहला ऑप्शन दिया हो FSH। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और सेकंड दिया हुआ है STH यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जो ऊपर पढ़ के आए हैं। सी दिया हुआ है लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। इसको लैक्टोट्रोपिक हार्मोन को ही अपन एक नाम से और जानते हैं, ऑक्सीटोसिन। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चार आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज देखना आप, स्त्रियों के गर्भकाल के समय जो स्तनों की वृद्धि होती है, जाहिर सी बात है कि उनके अंदर दुग्ध का निर्माण होने लगता है। तो गर्भकाल के समय अगर पिछले 9 महीने से अगर स्त्री गर्भ अवस्था में है, उस टाइम क्या होता है कि दूध का निर्माण तो कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक हार्मोन चलता है प्रोलैक्टिन, ये क्या करता है? दुग्ध का निर्माण करता है। यहां दूध श्रावण की बात कर रहा है। ठीक है, दूध स्राव दूध बाहर स्राव होगा, वो होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही अपन बोलते हैं लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, और पशुओं के अंदर एक चीज और याद रखना, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पशुओं के अंदर अपन दूध नहीं देने पर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो सरलतम रूप ये हार्मोन का ही होता है। ठीक है, तो महिलाओं के अंदर जो पार्स नर्वोसा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पार्स नर्वोसा पार्ट है, वहाँ से एक हार्मोन स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन, जिसका ही नाम है लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, जो गर्भ अवस्था के समय स्तनों की वृद्धि और देन दूध का जो स्रावण करेगा, वो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन बेटा है, ये तो गर्भ अवस्था के अंदर दूध का निर्माण करेगा, बाहर नहीं निकालने का काम करेगा, दुग्ध स्राव का निर्माण नहीं करेगा, बल्कि निर्माण करेगा। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो इसका जाएगा लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। लैक्टो दूध के नाम से ही आया है। ऑक्सीटोसिन यहाँ हार्मोन आता तो भी अपन का गलत नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या होती है, मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं अपने शरीर के अंदर? कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो अपने शरीर के अंदर आवश्यक होते हैं, नो डाउट सबको पता है, 20 होते हैं, जिनको यूज बाहर से लेना ही लेना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन आपका, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन किसने दिया था? ये कथन कि भाई जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, जो हक्सले ने, जो हक्सले आपका वही हक्सले जिसको अपन फादर ऑफ मॉर्फोलॉजी यानी मॉर्फोलॉजी है अपनी पारिस्थितिक तंत्र का पिता जिसको बोला जाता है, वो ही हक्सले। तो यहां अपन जाएगा हक्सले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कच्चे खाद्य पदार्थों में मड जो स्टार्च बोलते हैं इसको, की प्रेजेंस का निरीक्षण किया जाता है, की उपस्थिति का निरीक्षण किया जाता है, यानी डाइल्यूट आयोडीन विलियन से, या फिर डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन से, या फिर डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन से, या नैन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज देखना अपन, कच्चे खाद्य पदार्थों में स्टार्च सबसे ज्यादा आलू में पाया जाता है, और ये परीक्षण है ना, ये किस पे किया जाता है? आलू पे ही किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर तन्नु आयोडीन विलियन है आपका, तन्नु आयोडीन विलियन उसके अंदर रखा जाता है। और अपन को अगर पता चल जाता है, प्रैक्टिकल के अंदर देखते हैं कि बैंगनी रंग अगर प्रदर्शित होता है, प्रतीत अपन को होता है, तो निश्चित उस कच्चे पदार्थ में किसकी उपस्थिति है? नो डाउट स्टार्च की उपस्थिति है। तो तन्नु आयोडीन का विलियन रखते हैं, आलू पे इसका परीक्षण करते हैं, रंग कैसा देता है अपन को? वो बैंगनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन
नंबर 16, तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? तरंग सिद्धांत किसने दिया था? 4 ऑप्शन अपने पास, न्यूटन, हाइजेक, प्लांक और केपलर। ठीक है, इसमें से देखो न्यूटन है ना, उसको अपन फिजिक्स का पिता जरूर बोलते हैं, पर न्यूटन ने एक चीज बताई थी कि प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है। और इस बात के फेवर में हाइजेक भी था, प्लांक भी था, केपलर तो बहुत बाद में आया था। ठीक है, और न्यूटन ने यह बताया कि जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है पृथ्वी के ऊपर वो कणों के रूप में होता है। तो न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत कण सिद्धांत था। ठीक है, 1900 ईस्वी में दिया था इसने। तो यहाँ गलत हो गया न्यूटन। फिर आया हाइजेक। हाइजेन ने जरूर ये बताई कि न्यूटन ने बताई ऊर्जा है, तो मैं भी मानता हूं कि ऊर्जा है, पर कण के रूप में नहीं होकर अपन को तरंगों के रूप में मिलती है। तो हाइजेक ने क्या किया था, कौन सा सिद्धांत दिया था? तरंग का सिद्धांत। ठीक है, अगर अपन बात करें प्लांक की, तो प्लांक भाई साहब ने ये चीज बताई कि साहब ना तो कण के रूप में मिलते ना ही तरंग के रूप में मिलते, ये तो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में मिलते हैं। और इसका बेस्ट यानी ऊर्जा के पैकेट्स का सिद्धांत चलता है, प्लांक का खूबसूरत एक सिद्धांत चलता है। तो इस क्वेश्चन का 16 का आंसर हाइजेक होगा। ठीक है, नो डाउट। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नर में परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त विधि है, आगे नहीं लिखा हुआ, विधि है। तो नर के अंदर परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त विधि है। तो एक चीज समझना इसमें, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और कोपर्टी। ठीक है भाई, जनसंख्या पर नियंत्रित कर सके अपन, जनसंख्या को बढ़ने से रोक सके, तब एक सरकार ने एक ये योजना भी चलाई थी कि बच्चे दो दो बच्चे होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो नर के अंदर की बात करें कि भी जनसंख्या को रोकने के लिए उसके अंदर ऑपरेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो नसबंदी करवाई जाती है, उसी को नसबंदी कराई जाती है, उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। यहाँ मादा की बात आती तो ट्यूबेक्टोमी। हाँ, कोपरेटी की अगर बात करें, कोपरेटी एक दवाई है, एक औषधि है जो महिला द्वारा गर्भ धारण नहीं होने यानी गर्भ धारण से बचने के लिए या फिर के लिए यूज की जाती है। वेजाइना के अंदर जो कोपरेटी होती है वो एक मेडिसिन है। जो और ट्यूबेक्टोमी है वो भी मादा के अंदर, कोपरेटी वो भी मादा के अंदर, पर वैसेक्टोमी है वो नर के अंदर है। तो इसके अंदर जो जो ये डिस्टेलिस जो वैक्सोक्टोमी की जो अपनी ये ट्यूब हैं दोनों, जो आपके टेस्टिस हैं, नर के अंदर जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस से जो शुक्राशय से जोड़ने वाली शुक्र नलिकाएं हैं, जो स्पर्म को क्या करवाती हैं, मुंह करवाती हैं, स्पर्म को लेके आती हैं, उनको काट कर जो धागे से बांध दी जाती है, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। ठीक है, डाउट क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में ज्ञान तत्वों से अधातुओं की संख्या है, मतलब जितने भी आज तक वर्तमान में ज्ञान तत्व है, 114 के आसपास अपन को आज तक के ज्ञान है। जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी उस टाइम उसने बताया था कि आज तक 114 तत्वों की खोज की जा चुकी है, और अब की बात करें वर्तमान की तो 118 है। तो उनमें से अधातुओं की बात पूछ रहा है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो आपको देखने को मिलता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो पहले धातु आती हैं, फिर आती हैं उपधातु, बाद में जाती हैं अधातु। तो अधातु की संख्या नॉर्मलतः याद करने वाली है, 20 होती है, 7 आपकी उपधातु होती हैं, बाकी सारी 114 में से कितनी होती हैं? धातु होती हैं। ठीक है, सिला, तेरी आंटी, ऐसी सबसे जवान, ये सारी जो धातुएं हैं वो उपधातुओं में रखी गई हैं। 20 आपकी अधातु है, बाकी सारी की सारी आपकी क्या है? धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नॉन मेटेलॉइड मेटल को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है? अधात्विक तत्व को, यानी फ्यूचर के अंदर बेस्ट ईंधन के रूप में, यानी आने वाला टाइम ऐसा है उस टाइम अपन
एक अनुमान लगा सकते हैं कि यार ईंधन के रूप में पेट्रोलियम नहीं रहेगा, कोयला खत्म हो गया, पेट्रोल डीजल ये नहीं रहेंगे, तो बेस्ट ईंधन किसको माने? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा मेटल है जिसको अपन मान सकते हैं। चीजें ये हैं क्या सीधी की सीधी याद करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरस्थ यानी दूर स्थानों पर संदेश भेजने के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो देखें अपन, दूरस्थ स्थानों पर संदेश भेजने के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? पहली है अपनी साउंड वेव, लाइट वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 4 दी हुई है। फोर्थ ऑप्शन अपन का है ऑल ऑफ द सब में से। तो ध्वनि तरंग तो दूरस्थ स्थानों पे नहीं होती भाई, ध्वनि जो सुनती है अपन को वो तो सीमित तक ही सुनती है भाई, कितनी दूर तक सुन सकती है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। फिर जो बी है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, बिल्कुल ये सही आंसर जाएगा आपका। विद्युत चुंबकीय तरंग का यूज किया जाता है दूरस्थ स्थानों पर संदेश भेजने के लिए। सी कैसे नहीं होगा? आप ये बोलोगे कि सी कैसे नहीं होगा, तो प्रकाश, प्रकाश भी लिमिट होता है। प्रकाश तो एक ऐसा लिमिट होता है कि आपकी बैटरी की टॉर्च मारते हो तो जरूरी है क्या वो मतलब अनलिमिटेड दूरी तय करेगी? नहीं, सीमित होती है। मकान के अंदर अगर बल्ब लगा रखा है तो उसकी मकान के अंदर ही सीमित होती है। तो ध्वनि और प्रकाश तरंगें सीमित हैं, जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो असीमित है, तो इसका यूज अपन कर सकते हैं। अब अपन आते हैं टीचिंग मेथड पर। टीचिंग मेथड के क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, पर एक कंसेप्ट बेस्ट है भाई, ये ऐसे बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट समझ में आता है तो ही आप सोल्व कर सकते हो, वरना ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना कैमरे के समान है, यह उदाहरण संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल भाई, देखो आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनना, भाई आंख के अपने नॉर्मल थी, अपन जिस चीज को अपन देखते हैं उसकी जो किरण आती हैं, आपतित किरणें अपने रेटिना पे गिरती हैं, वापस रेटिना से जाकर वो कहाँ गिरती हैं? उस वस्तु पर गिरती हैं। तो रेटिना के ऊपर अपना उसका प्रतिबिंब फोटो बनता है, तब वो चीज अपन को दिखाई देती है, ठीक है। तो ये बायो से रिलेटेड है। फिर कैमरे के समान है, तो कैमरे के अंदर बिल्कुल रेटिना जैसी जो ये प्रोसेस है वो सेट की हुई है कैमरे के अंदर, लेंस वगैरह बिल्कुल रेटिना के समान कार्य करता है। तो ये संबंध स्थापित करने वाला तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अरे क्वेश्चन के अंदर ही समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या जाएगा। तो जीव विज्ञान व भौतिक विज्ञान, रासायनिक व भूगोल, अरे भूगोल वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। कला और जीव विज्ञान ना, कोई वनस्पति विज्ञान ना। पहला ऑप्शन इजी सा है, जीव विज्ञान। बायो के अंदर अपन आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और फिजिक्स के अंदर नॉर्मलतः वो अपन एक अपने जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी कृत्रिम उपकरण हैं, डिवाइस हैं आर्टिफिशियल, उनके जरिए जो बनाया जाता है ना वो प्रतिबिंब, तो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थियों को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाता है। विज्ञान की, दोबारा सुनना, विज्ञान की वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थियों को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है अपने पास। प्रयोगशाला विधि, जो स्कूल के अंदर जो लैब के अंदर प्रैक्टिकल करवाते हैं। समस्या समाधान विधि, जो डाउटर काउंटर लगवाते हैं, टीचर बैठते हैं, बच्चों के समझ में नहीं आता तो पूछते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि और प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि क्या होती है कि जो योजना बनाई जाती है कि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है कि बच्चों ये काम आपको करना है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में क्या करना है, तो खोजी गई। अब एक चीज यहाँ समझ में आती है, और समझ में ये आती है कि एक वैज्ञानिक था अपने साइंस के अंदर, आरएम स्ट्रॉन्ग। कौन सा? आरएम स्ट्रॉन्ग। आरएम स्ट्रॉन्ग, उसने बालकों में एक शब्द दिया था उसने। पहले तो उसने एक शब्द दिया था यूरिस्को। अब यूरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछें तो वो होता है मैं खोजता हूं, खोजना, किसी चीज को खोजना। अब बालक के अंदर क्या होता है कि
बालकों में खोज की नीति का उदय होता है। नॉर्मली क्या होता है कि आपको पता है कि बच्चे हैं, बच्चों के अंदर नई नई चीज़ खोजने की जो नीति होती है ना, उसके बारे में एक विधि इंक्लूड है, इन्वॉल्व की गई है, जिसका नाम है ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, ये आरएम स्ट्रोक एक साइंटिस्ट था जिसने हैरिस को शब्द दिया था जिसका अर्थ ही खोजना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना आप निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। निर्माणात्मक यानी फॉर्मेशन जो एनालिसिस की बात कर रहा है ये की विशेषता नहीं है। 4 विशेषता दी हुई है, पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, एक चीज है, पहले तो मैं मूल्यांकन की बात करूं, देखना दिमाग से सोचना, अपने क्वेश्चन सीधे सीधे टाइप टिक नहीं कर रहे हैं, मैं मूल्यांकन की बात करूं तो नॉर्मलतः अपन साइंस की जो टीचिंग मेथड है उनके अंदर मूल्यांकन पढ़ाए जाते हैं अपन को, तो आपने भी पढ़े होंगे। तो एक तो जैसे मूल्यांकन, एक तो होता है आपका पाठ्यक्रम, ठीक है, एक होता है योगात्मक, एक होता है व्यापक, एक होता है सतत, एक होता है निर्माणात्मक। ठीक है, और एक पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम बोल सकते हैं। नॉर्मली ये 5 मान सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें से निर्माणात्मक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो देखते हैं, यह परीक्षा यह अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बात है भाई, मूल्यांकन है वो अधिगम अपनी जो विधि है उसके अंदर आता है बिल्कुल। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो बाकायदा उसका मूल्यांकन करता है, तो प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है ये। ठीक है, यह शिक्षक द्वारा निर्मित एक परीक्षा है। बिल्कुल मूल्यांकन है, अरे भाई शिक्षक अपना टेस्ट लेता है, जो पढ़ा के वो टेस्ट लेता है, मूल्यांकन ही तो करता है वो अपना। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी नहीं पूछ रहा है। यह अनुदेशात्मक रणनीतियों के संशोधन में मदद नहीं करता। अरे नहीं आ गया तू, नहीं आने से ही गलत हो गया। ये तो रणनीतियों के संशोधन में बिल्कुल मदद करता है। जो शिक्षक अपन को आदेश देते हैं, जो अनुदेश देते हैं, उसमें अपन त्रुटि कर देते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं उनके संशोधन के बारे में बताता तो है ना वो सॉल्यूशन में, तो गलत कैसे होगा? ठीक है, यह शिक्षार्थी के सामने आने वाली समस्याओं को इंगित करता है। बिल्कुल डिनोट करता है, बिल्कुल आने वाली समस्याएं, भाई मैंने टेस्ट में सर क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो ये हो गया। तो इसका सी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक विज्ञान के शिक्षक को सहायक सामग्री प्रयोग करना चाहिए क्योंकि, भाई पढ़ाते टाइम जो आपका साइंस का ही नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट के भी जो टीचर होते हैं वो यूज़ करते हैं। आपके नोट्स यूज़ करो, आप मार्कर बेस्ट जो आपको अच्छा लगते हैं, चौक बोर्ड सब कुछ अपना जो आउटपुट देने के लिए, जो आपको बच्चों को किस प्रकार से मैं समझा पाऊँ, इसके लिए आप इनफैक्ट कोई भी वस्तु यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ समझना, 4 ऑप्शन दी हुई। विद्यार्थियों का ज्ञान निश्चित होता है, बालकों की स्मरण शक्ति का उपयोग होता है, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, उपयोग शक्ति। यानी एक विज्ञान के शिक्षक को सहायक सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि उससे बच्चे को पता चलता है कि उसका ज्ञान निश्चित होता है, उसको मतलब सीखने में, यानी टीचर भी पढ़ाने में थोड़ा सा क्या कि उसके पास सामग्री होंगी तो वो अच्छे से क्लियर कर पाएगा उनके डाउट। तो बिल्कुल सही बात है। बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल होती है। स्मरण शक्ति क्या होती है, काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि ये शब्द नहीं समझ पाते। स्मरण क्या होती है? स्मृति, टोटोपोटेंसी, यानी याद करने की जो क्षमता, याद रखना, पढ़ा हुआ याद रखना। बिल्कुल सही बात है। निरीक्षण शक्ति का एनालिसिस होता है, जो मतलब विकास होता है, यानी जो मैं निरीक्षण यानी मैं खुद मेरा मूल्यांकन करूं, इसका विकास होता है। तो सारे ही है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 25 देखना, निम्नलिखित में से कौन सा बीएस ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित नहीं है? बीएस ब्लूम के कुछ उद्देश्य दिए थे इस वैज्ञानिक ने। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं देखूं तो
जो अपने साइंस की जो टीचिंग मेथड है यानी शिक्षण विधि है उसके अंदर इसने 6 दिए थे। कौन कौन से? एक तो ज्ञान दिया था, एक बोध, फिर एक आता है प्रयोग, एक आता है संश्लेषण एनालिसिस, फिर विश्लेषण विश्लेषण। आप एक बार थोड़े से ध्यान से समझते जाना, मैं लिख ऐसे रहा हूँ क्योंकि अपने पास बैकग्राउंड के रूप में थोड़ा सा पीडीएफ कंटेंट है तो मोबाइल की स्क्रीन पर लिख भी नहीं पाते, पर मैं आशा करता हूँ कि आप बेटर समझोगे आप, क्योंकि एक एक शब्द को मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। और लास्ट ही लास्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन मूल्यांकन जो अपने शिक्षण विधि साइंस के उसके अंदर बीएस ब्लूम ने ज्ञान एक उद्देश्य दिए थे, ठीक है। 6 उद्देश्य थे। कौन कौन से थे वो देखते हैं अपन। ज्ञान, भाई पहले ज्ञान यानी सबसे पहले किसी चीज को टीचर के जरिए यानी अध्यापक के जरिए बच्चा क्या ग्रहण करता है? ज्ञान ग्रहण करता है। देन बोध, उसको शरीर के अंदर यानी अपने दिमाग मस्तिष्क के अंदर मतलब एक तरीके से सेट करता है, फिर उसको प्रयोग करता है। भाई फिर वो अपने अंदर ज्ञान ले लिया, दिमाग के अंदर सेट कर लिया, फिर प्रयोग करता है वो, फिर किसी को बताने की। आप दो फ्रेंड होते हैं, एक को क्वेश्चन आता है तो वो आपसे पूछने की कोशिश करेगा, तो वो प्रयोग कर रहा है, ठीक है। फिर संश्लेषण यानी उसका एनालिसिस करता है कि मैंने कितना सीखा, कितना मैं सिखा सकता हूँ सामने वाले को। फिर विश्लेषण करता है, देन वो क्या करता है? मूल्यांकन करता है। तो जी बीएस ब्लूम के ये उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है? सीधे सीधे है। अब तो आप ही बता दोगे कि जो आपने बताए उनमें से बोध बता दिया, विश्लेषण बता दिया, संश्लेषण बता दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी एनोक्रिया आपने नहीं बताई साहब। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 आगे आते हैं अपन। प्रत्येक छात्र प्रत्येक घटना के मूल में हुए वैज्ञानिक सत्य को ढूंढने का प्रयत्न करता है। उसे किस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है? उसे किस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है? यानी बच्चा है, स्टूडेंट है, वो मूल में वैज्ञानिक सत्य को ढूंढने का प्रयत्न करता है। जो उसने किताब के अंदर पढ़ा उसको मतलब एक सत्य क्या है इसके पीछे राज, वो ढूंढने की कोशिश करता है। तो उसका उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक ना, ज्ञानात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ज्ञानात्मक? क्योंकि जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसके अंदर तो उसने सीखा है, ठीक है। तो सीखने के अंदर तो उसमें ढूंढना नहीं हुआ, उसने नॉर्मली ज्ञान सुना है यानी टीचर से उसने नॉर्मली ग्रहण किया है। प्रयोगात्मक उद्देश्य ना, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उसको अभी तक डाउट है, तो वो प्रयोग कैसे कर पाएगा? ढूंढा ही नहीं है। दक्षता संबंधी उद्देश्य यानी उसकी कैपेसिटी ना, ये भी नहीं हो सकती। आदत और अभिव्यक्ति, आदत और अभिव्यक्ति संबंधी उद्देश्य आएंगे क्योंकि उसकी आदत है कि सर ने ये पढ़ा दिया, ये क्या सही है। जो वैज्ञानिक ने ऊपर, आपने अब देखो जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन आपको 25 दिख रहा है, मैंने आपको बता दिया कि बीएस ब्लूम ने 6 उद्देश्य दिए। तो कुछ ऐसे ज्ञानी हैं जो ये सोचने की कोशिश करेंगे कैसे दिए थे, कहाँ से दिए, मैं पूछ के आऊँ, भाई वो मर गया अब क्या देख के आएगा तुम। तो उसकी आदत है, उसकी अभिव्यक्ति है ये खोजने की, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसका संबंध, निम्न में से किसका अवबोध से नहीं है? अवबोध बिल्कुल एक उद्देश्य है जो अपन अपन देख के आए। किसका संबंध अवबोध से नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। उदाहरण देना, वर्गीकरण करना, संबंध बताना और प्रत्यास्मरण करना, ठीक है। एक चीज देखो, जो उदाहरण देना, किसी चीज के बारे में उदाहरण देना यानी अवबोध से संबंधित, ये बिल्कुल है। अगर आपके अंदर आपने कुछ सीखा है स्कूल के अंदर तो नॉर्मली आपने उस चीज को दिमाग में ग्रहण किया है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, जो सिखाया गया आपको वो सीखते हो। तो उदाहरण देना बिल्कुल सही बात है। वर्गीकरण करना, अरे वर्गीकरण ही तो एक अवबोध का दूसरा एक उद्देश्य है, बिल्कुल। संबंध बताना, संबंध बताना या फिर इसका दूसरा संबंध बताना या फिर इसको बोल सकते हैं अपन तुलना करना, या उसका तुलना लिखा नहीं जा रहा है, तुलना करना, ठीक है। संबंध बताना या तुलना करना एक बात। प्रत्यास्मरण देना यानी ज्ञान में आता है, अवबोध में नहीं आता।
प्रत्यय स्मरण तो ज्ञान में आता है, समझ रहे हो आप? यानी जो स्मरण किया है उसका आप मतलब रीअरेंजमेंट कर रहे हो उसका, जो आपने ज्ञान है, तो ये अवबोध में नहीं आकर किस में आता है? ज्ञान में आता है। बाकी ये सब के तुलना करना, संबंध बताना, वर्गीकरण करना, उदाहरण देना, ये सारे अवबोध में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो समझने वाला क्वेश्चन है। विद्यार्थी गाय को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव बताता है। यानी गाय है उसके सामने, उसको निर्जीव सजीव बताता है और पत्थर को वो निर्जीव बताता है। इसमें उसने किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति की है, अब ये देखते हैं अपन। ठीक है, ज्ञान ना ज्ञान अगर उसको होता तो वो बताता ही नहीं। ठीक है, या फिर कौशल, स्किल, स्किल यानी अंडरस्टैंडिंग, यानी कोई चीज का अभिव्यक्ति, एटीट्यूड ना, अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। अवबोध, हाँ बिल्कुल, वो तुलना कर रहा है। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि संबंध बताना, किसी चीज के बारे में तुलना करना, यानी उदाहरण देना। मैं, आप घर पे ऐसे नहीं सोचते क्या, तू गाय जैसा लग रहा है, तू वो लग रहा है, तो वो तुलना कर रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो मेरी वो तुलना कर रहा है। तो गाय को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव बताता है, तो इसमें अवबोध आएगा। क्योंकि अवबोध, अगर अवबोध की बात करिए, देखो अवबोध की बात करें तो अवबोध के अंदर क्या होता है कि अर्थ, तुलना, वर्गीकरण, प्रकार और ये व्यापकता बताना, ऐसे प्रदर्शित करना उनके अलग बारे में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अवबोध। 29 क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के लिए विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? प्राथमिक कक्षाओं की बात कर रहा है, छोटी कक्षाएं जो है आपकी प्राइमरी, उन कक्षाओं की बात कर रहा है। तो प्रयोगात्मक विधि, अरे छोटे बच्चे हैं, असमझ बच्चे हैं, तो उनके बारे में क्या प्रयोग करेंगे? तो इसका मतलब उसके अंदर प्रयोगात्मक विधि नहीं आएगी। क्या लैब में करेंगे क्या? वो बच्चे सही से चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो प्रयोग कर लेंगे? समझदार बच्चे आप हो, बिल्कुल टीचर बनने जा रहे हो, तो आप मान सकते हो ये चीज को, नहीं होगा। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि ये तो सही जाएगी भाई, क्योंकि उनको जो सिखाएंगे अपन, जो दिखाएंगे वही तो सीखेंगे वो, तो ये उपयुक्त विधि है। व्याख्या विधि, क्या व्याख्या कर लेंगे वो? आपने कोई कहानी सुना दी, आपने कोई चीज दिखा दी, तो वो व्याख्या कर लेंगे उसके बारे में? नहीं कर सकते, प्रयोग भी नहीं कर सकते। योजना, अरे छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षाओं की कहाँ से योजना बनाएंगे? तो प्रदर्शन विधि। ठीक है, देन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखना, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड अध्यापक का भिन्न मित्र है, इस कथन का आज से बताइए। क्या बोल रहा है ये कि श्यामपट्ट अध्यापक का भिन्न मित्र है, बिल्कुल भिन्न मित्र है। क्योंकि देखो अध्यापक है ना, वो बिना चौक और बोर्ड के क्या होता है कि पढ़ा ही नहीं सकता, वो अपना ज्ञान है ना वो प्रदर्शित नहीं कर पाता, वो समझा नहीं पाता। तो उसको एक मित्रता के रूप में, यानी एक दोस्त, एक मतलब सहायक के रूप में बोर्ड उसकी सहायता करता है ज्ञान देने में। तो श्याम, इसका उद्देश्य देखते हैं अपन। ठीक है, यानी श्याम पट्ट शिक्षक का भिन्न मित्र होता है। कथन का आज से बताना है, बेस्ट अपन को क्या बताना है, आज से बताना है। श्यामपट्ट और अध्यापक एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक, पूरक नहीं है भाई। श्यामपट्ट मित्र की तरह अध्यापकों की मदद करता है। पूरक मैंने गलत क्यों बताया? क्योंकि अपन को तो सिर्फ इसी का इसने कथन का से पूछा है। तो श्यामपट्ट मित्र की तरह अध्यापकों की मदद करता है। भिन्न मित्र तो क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। तो सी इज करेक्ट आंसर है। दोनों की मित्रता बहुत पुरानी है ना, है मित्रता तो है, पर अपने अंदर, इसके अंदर नहीं दिया हुआ ना। तो इस क्वेश्चन को आंसर आ जाएगा अपना सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये अपन, अगर आपने वास्तव में पेपर अगर आपको बिल्कुल समझ में आया है सारे ऑप्शन, तो अपन और पेपर लेके आएंगे आपके हर वैकेंसी के, साइंस से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी के आपको पेपर अप्रूव करवा सकते हैं अगर। ठीक है, तो ये पेपर अपना कंप्लीट हुआ। ये वैसे तो देखो मैंने ये टारगेट मानते हुए तो रीट से ही करवाया, आपको रीट से बनाया है पेपर, और रीट के लिए ही ये करवाया गया है।
पर इसमें से 20 क्वेश्चन जो विदाउट टीचिंग मेथड है ना, वो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप सारे के सारे बाकी जो अदर वैकेंसी हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंटर लेवल हो, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। ठीक है। और अगर आप ऐसी किसी भी वैकेंसी की साइंस के क्वेश्चन या पीडीएफ या फिर हैंड राइटिंग नोट्स चाहते हैं तो ये रविंदर एचओडी बायोलॉजी के नाम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे हर रोज़ अपडेट होते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट आपके नोट्स वहाँ क्लियर होते हैं। थैंक यू। अगर आपके समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है।